कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताकर आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। बस ये समझें कि जिस वक्त से इस कहानी का आगाज़ होता है उस वक्त मैं रिश्तों से महरूम एक तनहा नौजवान था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक फ़र्म में अरशद साहब के स्टेनो और पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करता था। किराए के एक 2.5 कमरे वाले फ्लैट में रहता था। मुनासिब गुजर बसर हो रही थी। ख्याल ये था कि कुछ रकम जमा हो जाए तो किसी अल्लाह की नेक बंदी का हाथ पकड़ लूँ और दुनिया गुजारने वालों में शामिल हो जाऊं, मगर ये ना हो सका। इससे पहले कि मैं किसी अल्लाह की बंदी का हाथ पकड़ता, कानून ने मेरी कलाई में कंगना बांध दिया। अरशद साहब ने अपनी फर्म के जरिए एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। खुद तो फरार हो गए लेकिन मुझे फंसा गए। एक नातजुर्बेकार वफादार मुलाजिम होने की वजह से मैंने हमेशा आंखें बंद करके उनके अहकामात की तामील की थी। चुनाचे अब उसका जो नतीजा जाहिर हुआ उससे आंखें खुल गई थीं, मगर ज़रा देर से। इंस्पेक्टर जमशेद आलम मुझसे हमदर्दी रखते थे, मगर कानून तो आखिर कानून होता है। मेरे पास कुछ नहीं था जिसका उन्हें यकीन था, लेकिन उनके पास मेरे खिलाफ बहुत से सबूत मौजूद थे। फिर भी रियायत हुई और मुझे सिर्फ 4 साल की सज़ा सुना दी गई। ये भी अच्छा था कि जेल जाते हुए अपने पीछे कोई कहानी नहीं छोड़ गया था, वरना ख्वाह कहानियों में इजाफा होता। मेरी अधूरी कहानी जेल में जारी हो गई थी। ज़िंदगी को हमेशा गंदगी से पाक रखते हुए गुजारा था, मगर वक्त अपना अलग मिजाज रखता है। इसे आपके मिजाज से क्या दिलचस्पी। हाँ, जेल के बारे में ये बात दावे से कह सकता हूँ कि उससे शानदार तरबियत का और कहीं नहीं हो सकती। इंसान को जो कुछ ना आता हो वहाँ आसानी से सीख लेता है, और जो तजुर्बा पूरी उम्र ना दे सके वहाँ चंद सालों में हासिल हो जाता है। वहाँ से वापस आकर जुर्म करना कोई मसला नहीं रहता। उस्ताद खैर बख्श ने मुझे नकब जनी के ऐसे ऐसे गुर बताए थे कि घर वाले सोते रहें और घर की सफाई हो जाए। बंगाल के अबुल हाशिम ने कच्ची शराब के निस्फ दर्जन फार्मूले अज़बर करा दिए थे। दिल्ली के पुराने जेब कतरे बब्बन खान थे। मुझे फर्जंदी में ले लिया और सीना बसीना मुंतकिल होने वाले फ़न को मेरे सीने में मुंतकिल करके कहा कि बेटा, उस्ताद के नाम को बट्टा न लगाना। इसके अलावा न जाने क्या क्या फार्मूले लाया था मैं जेल से। नकली मोबाइल बनाना था, असली बैटरी सेल। गर्ज हर फ़न मौला हो गया। हो सकता है उन्हीं फ़नून में से किसी फ़न को मुस्तकिल अपना लेता, मगर ज़िंदगी के 4 साल खोकर जेल से निकला तो पहली शक्ल इंस्पेक्टर जमशेद आलम की नज़र आई। कोई नया जुर्म हो गया मुझसे इंस्पेक्टर साहब? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कौन हो तुम? कोई नहीं, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। आगे बढ़ गया। पीछे से मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ी सी कसर रह गई थी इंस्पेक्टर साहब, वरना शाह हिंदुस्तान होता। जलालुद्दीन। याद आ गया, जमशेद आलम साहब मुस्कुराकर बोले। रिहा हो गए हो? अभी नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा, और उनके चेहरे पर तासुफ के आसार फैल गए। वो पहले भी मुझे मेरी बेगुनाही का इकरार करके मुझसे हमदर्दी कर चुके थे, मगर कानून के हाथों मजबूर थे। चंद लम्हात के बाद उन्होंने कहा, दुनिया बहुत बड़ी इम्तिहान गाह है जलालुद्दीन। मशीयत को समझना बेहद मुश्किल। तुम यूं क्यों नहीं सोचते, ये जो तुम्हें एक फ्रॉड के सिलसिले में 4 साल की सज़ा हुई है, हो सकता है इन 4 सालों में तुम्हारे हाथों कोई कत्ल हो जाता। इस तरह अल्लाह ने तुम्हें फांसी से बचाया। मैंने हंसकर कहा, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इन इम्तिहानों से बचना। उन्होंने कहा, जाहिल रह जाऊंगा। बुरी बातें कर रहे हो, खुदा का शुक्र अदा करो। हाँ, खुदा का शुक्र है कि मैं कत्ल के झूठे इल्ज़ाम से बच गया और सिर्फ फ्रॉड के झूठे इल्ज़ाम में मुझे सज़ा हुई। अरशद साहब का क्या बना? मैंने पूछा तो वो बोले वो मुल्क छोड़कर भाग गया। सुनो, मैं मसरूफ़ हूँ, ये मेरा कार्ड रख लो। अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओ तो मेरे पास आ जाना, इसमें मेरे घर का पता दर्ज है। मैंने कहा, जी बेहतर। फ्लैट पर पहुंचा, वहां एक शेख साहब रहते थे। उनसे पता चला कि 3 साल 5 माह कबल उन्होंने ये फ्लैट किराए पर हासिल किया था। पहले मैं यहाँ रहता था, मेरा कुछ सामान यहाँ पड़ा था। मैंने कहा, हमें क्या मालूम जी। शेख साहब ने यह कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा पहला बंद हुआ था। फ्लैट के मालिक के घर पहुंचा और एक मोमर खातून से मुलाकात हुई। फ़हीम साहब से मिलना है, उसने कहा। कौन फ़हीम साहब? इस घर में रहते थे।
अच्छा मगर मियाँ वो अब यहाँ नहीं रहते, कोई 2 साल पहले हमने ये मकान उनसे ख़रीद लिया। मैंने हैरान होकर पूछा अब वो कहाँ हैं? भाई हमें नहीं मालूम। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 अदद संदूक, कपड़े, जूते, थोड़ा सा फर्नीचर, ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें 4 साला इम्तिहान की नज़र हो गईं। अच्छा है राह खटका न चोरी का। फिर दरवाजे बंद होते रहे। बेकसी और बेबसी के दर अलबत्ता खुले हुए थे। जुर्म की मोहर पेशानी पर नुमाया थी। पाँव जमाने के लिए कोई ककर नहीं मिल रही थी। सारे उस्ताद याद आने लगे। किसी का भी फ़न काम आ सकता था, लेकिन फिर न जाने क्यों इंस्पेक्टर जमशेद आलम याद आ गए। उस वक्त हर तिनके का सहारा दरकार था। जो भी काम आ जाए, आजमाने में क्या हर्ज है। उन्होंने मुझे कार्ड दिया जो मेरे पास मौजूद था। पता मालूम करता हुआ पहुंच गया। छोटा सा खूबसूरत घर था। जमशेद आलम साहब ने खिलाफे तवक्को पुरजोश खैर मकदम किया। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया फैसला। कैसा फैसला? यही कि एक सादा लो इंसान को अगर जुर्म की दुनिया में ले आया जाए तो उसका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। बुराइयों के रास्ते खुले हुए हैं और नेकियों के दरवाजे बंद। जेल में उस्तादों ने बहुत सी उस्तादियाँ सिखा दी हैं। आजमाना नहीं चाहता, लेकिन अब हालात मजबूर कर रहे हैं कि कुछ किया जाए। वो पूछने लगे कोई नौकरी नहीं मिली? मैंने कहा नहीं। किस किस्म की मुलाजमत करना पसंद करोगे? मैंने हंस कर कहा मुझे महकमा पुलिस में भर्ती करा दीजिए। और वो भी हंस पड़े। फिर बोले तुम ज़हीन और तेज़ आदमी हो, पढ़े लिखे भी हो। महकमा पुलिस ही से मुतल्लिक कोई काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाए तो क्या करोगे? गौर करके जवाब दो। काम दिलचस्प लेकिन जहानत का है और मेरा दिल चाहता है कि तुम पर एतमाद कर लूँ। एक तजुर्बा ही सही। आर्जी मुलाजमत है। तनख्वाह 2000, माहिदा 5 माह पूरी तनख्वाह एडवांस। लाइए, मैंने हाथ फैला दिया। मैंने मजाक नहीं किया। यूं लगता है जैसे मुझे तुम्हारी तलाश थी। कुछ उलझा हुआ था। 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आया। वो अपनी जगह से उठ गए। मैं इंतज़ार करता रहा। फिर वापस आकर जमशेद साहब ने 10,000 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। मैं हैरान निगाहों से उन्हें देखने लगा तो वो बोले तुम्हें संजीदा होना चाहिए। मुझे क्या करना होगा? मैंने भर्राए हुए लहजे में कहा कोई गैर कानूनी काम। 100% कानूनी खतरात से महफूज, बशर्ते तुम खुद कोई खतरा मोल लेना पसंद ना करो। देखो जलाल, एक ऐसा केस मेरे पास है जो अभी पुलिस केस नहीं बन सका है, लेकिन कुछ हदायत के तहत मुझे उस पर काम करना है। मैं उलझन में था कि क्या करूं। अचानक मुझे तुमसे काम लेने का ख्याल आया। मामला दिलचस्प है और तुम्हें उस काम में लुत्फ आएगा, लेकिन देखो जुर्म के रास्तों पर न निकल जाना। कानून फौलाद से ज़्यादा मजबूत होता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और फिर मेरी नसीहत है कि बुराई के रास्ते खूबसूरत ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका इख्तिताम दर्दनाक होता है। मैंने कहा मैं जानता हूँ। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहो कि किसी भी हालत में ये ना जाहिर करोगे कि मैंने तुम्हें इस काम पर मामूर किया था, और जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाएगा उसे दयानतदारी से सरअंजाम दोगे। मैंने कहा एक गुंजाइश दें। क्या? काम की नौयत मालूम होने के बाद अगर मैं इसे करना पसंद ना करूं तो ये 10,000 रुपये आपको वापस करके मैं खुद वापस जा सकता हूं। वो कहने लगे हाँ, लेकिन इन मालूमात को मेरी अमानत तस्वुर करोगे और इस गुफ्तगू को अपनी ज़ात से आगे ना बढ़ने दोगे। मैंने वादा किया और फिर वो अल्फाज दोहरा दिए जो जमशेद आलम साहब ने कहे थे। उन्होंने इत्मीनान भरे अंदाज में गर्दन हिलाई और मैंने कहा क्या आपको मुझ पर यकीन है कि मैं ये काम कर लूँगा? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा 100%। क्यों? पता नहीं, उन्होंने मेरे ही अंदाज में कहा और मुझे हंसी आ गई। फिर हम संजीदा हो गए। जमशेद आलम ने कहा उसका नाम चौधरी रियाज है, रॉबिन्सन विंग में कोठी नंबर 709 में रहता है। उसका दफ्तर एशले हाउस में दूसरी मंजिल पर है, कमरा नंबर 90। 11 बजे से 2 बजे तक वहाँ मिलता है। तुम उसके दफ्तर जाओगे? और हाँ, क्या तुम ड्राइविंग जानते हो? मैंने कहा अच्छी तरह। क्या लाइसेंस है तुम्हारे पास? था, मेरे सामान के साथ गुम हो गया। क्या मतलब, कैसे? वो चौंक कर बोले और मैंने उन्हें पूरी कहानी सुना दी, जिस पर उन्होंने ठंडी सांस भरकर कहा तुम्हारा ये नुकसान भी पूरा किया जाएगा। इसकी बात ना करें जमशेद साहब, मेरे नुकसान तो बहुत ज़्यादा हैं। आज़ाद ज़िंदगी के 4 साल मुझसे छीने गए हैं, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था। मेरी शख्सियत का वकार छिन चुका है, मेरी हैसियत मस्ख हो गई है। अब मैं एक सज़ा याफ्ता आदमी हूँ। मुझे इसका दुख है। काश मैं ये सब कुछ तुम्हें वापस दे सकता, लेकिन खैर छोड़ो। लाइसेंस का मसला हल कर दिया जाएगा, मैं कर दूंगा। तो मैं तुम्हें चौधरी रियाज के बारे में बता रहा था। तुम्हें कल 12 बजे उसके पास जाना है। उसे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। तुम उसके यहाँ नौकरी करोगे? ड्राइवर की? हाँ, इसमें हतक ना महसूस करना, यह सरकारी काम है। तुम उससे कहोगे कि तुम्हें हारून अहमद ने भेजा है, बस इतना ही कह देना काफ़ी होगा। वो मुझसे हारून अहमद के बारे में पूछेगा?
بالکل नहीं, बस ये नाम ही काफ़ी है। तो फिर करना क्या है? वो तुम्हें अपनी कोठी पर ही रखेगा, उस कोठी के हालात पर गहरी नज़र रखनी है। चौधरी तुम पर एतमाद करेगा मगर तुम उस पर एतमाद नहीं करोगे। वो जो कुछ कहेगा उस पर गौर करोगे, फिर अमल करोगे। कोई गैर कानूनी काम नहीं करोगे और उसकी इतला मुझे दोगे, या वहाँ से कोई ख़ास बात मालूम हो तो मुझे उसकी इतला दोगे। मज़ीद तफसीलात मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। वहाँ जुर्म क्या हो रहा है? बज़ाहिर नहीं, लेकिन हो सकता है तुम पर उसे रोकने की जिम्मेदारियाँ आयद नहीं होती। हाँ, अगर सूरत हाल इल्म में आ जाए तो मुझे आगाह करना ज़रूरी है। ठीक है, काम दिलचस्प है, लेकिन बाद में इस जुर्म का जिम्मेदार मुझे न करार दिया जाए। मैंने पहले भी ऐसा नहीं किया था। तुम नातजुर्बेकारी में गिरफ्त में आ गए, मगर अब तुम नातजुर्बाकार नहीं हो। मैं गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। जो होना था वो हो चुका। मेरी और मेरी किसी कोशिश से वो लम्हात वापस नहीं आ सकते जिनमें मैंने एक सुनहरे दौर के ख्वाब देखे थे। अब तो इन हसीन महलात के सुलगते खंडर मेरे सामने थे और मैं जीना चाहता था। एक बेकसूर नौजवान था जिस पर जुर्म मुसल्लत कर दिया गया। मैं मौत की आरजू क्यों करूं? चुनाचे मैं तैयार हो गया। ड्राइवर को तनख्वाह क्या मिलेगी? मैंने कहा, जाहिर है तनख्वाह तो मिलेगी ही, वही मुकर्रर करेगा। इंस्पेक्टर आलम ने जवाब दिया। और ये नौकरी मुझे यकीनन मिल जाएगी? हाँ, 100%। तब तो फिर ये तनख्वाह जो 10,000 आपने मुझे दिए मेरा हक नहीं, आप ये रकम वापस ले लें। मैंने 10,000 रुपये जमशेद आलम के सामने डाल दिए और वो मुस्कुरा कर कहने लगे, नहीं मिस्टर जलालुद्दीन, दर हकीकत तुम ड्राइवर नहीं हो। तुम्हारा असल काम वो है जो एक पुलिस अफसर की तरफ से तुम्हें दिया गया है और उसकी तुम्हें पेश की तनख्वाह दी जा रही है। ड्राइवर की तनख्वाह काम के दौरान होने वाली आमदनी तस्वर कर सकते हो। तब मैं उसमें से 1,000 रखे लेता हूँ, बाकी 9,000 आपके पास मेरी अमानत। वैसे भी ड्राइवर की नौकरी के लिए जाने वाले के पास 10,000 रुपये की खतीर रकम नहीं होनी चाहिए। एशले हाउस की दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 9 में दाखिल होकर मैंने हैरत भरी नज़रों से वहाँ के माहौल को देखा। बड़ा सा हालनुमा कमरा था। दीवारों पर नफीस वुडन वर्क कराया गया था। बेहतरीन मेज़ें और कुर्सियाँ पड़ी थीं। सामने ही एक ग्लास कैबिन बना हुआ था जिसमें एक कुर्सी पर कोई बैठा नजर आ रहा था, लेकिन पूरा हाल खाली था। यूं लगता था जैसे सारा स्टाफ छुट्टी कर गया हो। मैं झिझकते कदमों से ग्लास कैबिन की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोला। दुबले पतले बदन का एक उधेड़ उम्र शख्स कीमती कुर्सी पर नीम मुर्दा कैफियत में पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरे सांस ले रहा था। अजीब घपला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चंद लम्हात परेशान खड़े रहने के बाद मैं ज़ोर से खनकारा और नीम मुर्दा शख्स उछल पड़ा। उसने आंखें खोल कर खौफजदा सी निगाहों से मुझे देखा और फिर संभल कर बैठ गया। उसका सांस दमे के मरीजों की तरह चल रहा था और हलक से एक बारीक सी आवाज़ निकल रही थी। मैं हमदर्दाना निगाहों से उसे देखने लगा। यूं लग रहा था जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन बोल ना पा रहा हो। फिर उसकी आंखों का जाविया बदल गया और वो एक तरफ देखने लगा। मेरी निगाहें भी गैर इरादी तौर पर उठ गईं। वहाँ पानी का कूलर और गिलास रखा हुआ था। मैं फ़ौरन उस तरफ बढ़ा और मैंने कूलर से पानी भरकर उसे पेश किया और उसने कांपते हाथों से पानी लिया और उसे पीने के बाद उसका सांस एतदाल पर आ सका। उसने मुझे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैंने नरम लहजे में पूछा, आप बीमार हैं जनाब? हाँ भाई हाँ। उसने आखिरी गहरी सांस ली और फिर बेहतर नजर आने लगा। शुक्रिया, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम जलालुद्दीन है और मुझे हारून अहमद ने आपके पास भेजा है। ओह, मगर मुझे तो ड्राइवर दरकार है। मैं उसी मुलाजमत के लिए हाजिर हुआ हूँ जनाब। तनख्वाह 1800 रुपये होगी। रिहाइश और खाना 24 घंटे साथ रहना होगा। कोई एतराज़? जी नहीं। ये चाबी है। ब्लैक एकॉर्ड नीचे लॉट पर खड़ी है। मुझे 2 बजे घर वापस जाना होगा। मैंने कहा, जी सर। सर नहीं चौधरी साहब। बेहतर जी। मैंने चाबी संभाली। नौकरी कबूल करने के बाद मुझे उसके सामने कुर्सी पर बैठने का हक नहीं था। कोई और हुक्म चौधरी साहब? नहीं, उन्होंने कहा और मैं नीचे उतर आया। सब कुछ हैरत अंगेज था। उसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। इंस्पेक्टर जमशेद ने भी यही कहा था, मगर ये सब कुछ पुरस्कार था। एकॉर्ड नए मॉडल की और शानदार थी। मैंने उसका जायजा लिया और फिर कपड़ा निकालकर उसे झाड़ने लगा। काफ़ी गंदी हो रही थी, जैसे उसे अरसे से साफ न किया गया हो। उसमें टेलीफोन भी मौजूद था। अपने काम से फारिग होकर मैं अंदर बैठ गया। दिमाग उलझनों का शिकार था और तो कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। इंस्पेक्टर जमशेद आलम ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था। उसके अलावा अब मैं खुद भी इतना अहमक नहीं था कि सूरत हाल से मगलूब हो जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें किस कदर हैरानी का बायस थीं। आखिर इस फर्म का स्टाफ कहाँ गया? वो बीमार शख्स तनहा वहाँ क्यों बैठा था? बस यही उलझने थीं। ये भी सोच रहा था कि इंस्पेक्टर जमशेद आलम को उस शख्स के घर में किस किस्म के जुर्म का खदशा था।
फिर ये सोचकर अपने आप को मुतमईन कर लिया कि चंद लम्हात में हर बात समझ में तो नहीं आ जाती, रफ्ता रफ्ता ही सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। गालिबन 2 बजने में 10 मिनट रह गए थे जब मुझे टेलीफोन पर इशारा मौसूल हुआ और मैंने जल्दी से टेलीफोन रिसीव किया। उसी की आवाज़ थी, ऊपर आ जाओ, दफ्तर बंद होने का वक्त आ गया है। कार का दरवाज़ा लॉक करके मैं फुर्ती से ऊपरी मंजिल में पहुंच गया तो वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। चाबी मेरे हाथ में देखकर बोला, ताला लगा दो। मैंने बरक रफ्तारी से उसकी हिदायत पर अमल किया और दफ्तर का ताला बंद करके वापस मुड़ा तो उसने चाबी वसूल करने के लिए हाथ बढ़ाया। पहले की निस्बत अब वो बहुत बेहतर नजर आ रहा था। नीचे उतरा तो मैं उससे तेजी से आगे बढ़ा और मैंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। वो खामोशी से कार की सीट पर बैठ गया और फिर भर्राए हुए लहजे में बोला, रॉबिन्सन विंग। इंस्पेक्टर जमशेद आलम मुझे उसकी रिहाइशगाह के बारे में बता चुके थे। रॉबिन्सन विंग का रास्ता जानता था और उससे पहले भी 1-2 बार उस समझ से गुजरा था। उस इलाके से मेरा कोई वास्ता नहीं था, लेकिन इलाके के बारे में ये अंदाज़ा था कि वो शानदार लोगों की रिहाइशगाह है। बाहर तौर जब मैं वहाँ दाखिल हुआ तो उसने मुझे कोठी नंबर 709 के बारे में बताया। एक आलीशान सी कोठी थी। मैंने कार खुले दरवाजे में दाखिल कर दी और अंदर ले जाकर खड़ी कर दी। वो दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर खुद ही नीचे उतर आया और मैं भी फुर्ती से बाहर निकल आया। तुमने क्या नाम बताया था अपना? उसने उंगली उठाकर मुझसे पूछा। जलालुद्दीन जी। हाँ ठीक है, आओ मेरे साथ, उसने कहा और मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। कोठी के सदर दरवाजे के सामने 4 सीढ़ियाँ थीं और उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके कदम कई बार कांपे। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और उसके पीछे चलता हुआ एक हाल में दाखिल हो गया। सामने दीवार पर एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी। उसने मध्यम लहजे में कहा, मेरी बीवी इस वक्त आराम कर रही होगी, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी रिहाइशगाह दिखा दूं। सामान वगैरह है कुछ तुम्हारे पास? ना होने के बराबर, मैंने कहा। जब भी फुर्सत हो ले आना। देखो इस तरफ से आओ, राहदारी के आखिरी सिरे पर जो कमरा है वो तुम्हारे लिए है। मैं कमरे में दाखिल हो गया और कमरे को देखकर हैरान रह गया। खासा बड़ा कमरा था। कुर्सियां सोफे वगैरह पड़े हुए थे, फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। एक कोने में एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, दूसरे कोने पर टेलीविजन सेट रखा हुआ था। गर्ज ये कमरा किसी ड्राइवर के लिए नहीं मालूम होता था। मैंने फटी फटी आंखों से उसे देखा तो वो बोला, हाँ यहाँ कोठी में सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है, लेकिन तुमने देख लिया कि मैं किस कदर बीमार हूँ, चुनाचे तुम्हें यहीं रहना होगा ताकि मेरी ज़रूरत के मुताबिक मेरे पास पहुँच सको। जी चौधरी साहब, मैंने आहिस्ता से कहा और वो गर्दन खम करके वहाँ से बाहर निकल गया। मैं हैरान निगाहों से उस कमरे का जायज़ा ले रहा था। फिर दफतन मुझे हंसी आ गई। आलम ख्वाब में मैंने कभी ऐसी रिहाइश का तस्वुर भी नहीं किया था और ये सोचकर खुद ही हंस पड़ा कि ये ज़िंदगी कम से कम मेरे जैसे किसी शख्स के लिए तो नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं ऐसे ही एक शानदार कमरे में था जहां अगर कोई मुझसे मिलने आए तो मेरी हैसियत से मरूब हो जाए, लेकिन यहाँ मेरी हैसियत एक ड्राइवर की थी। अगर जमशेद आलम साहब ये ना बता देते कि ये सब कुछ आर्जी है और कुछ अरसे के बाद मुझे वापस जाना है, तो मैं यकीनी तौर पर दिल ही दिल में ये आरजू करता कि कम से कम ड्राइवर की ही सही ये नौकरी मुझे मुस्तकिल मिल जाए तो मेरी खुशबख्ती है। इतनी शानदार कार में सफ़र करूँगा, इतने आला दर्जे की कोठी में रहूँगा। जाहिर है इस रिहाइशगाह के दूसरे लवाजमात भी ऐसे ही होंगे। एक सोफे पर बैठकर ये सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था। अचानक ये सब कुछ मिल गया था। जाहिर है कपड़ों की ज़रूरत भी होगी। 1000 रुपये तो मेरे पास मौजूद थे जिसमें चंद जोड़े कपड़े आ सकते थे। नीज 9000 रुपये जमशेद आलम साहब के पास मौजूद थे और वो उन्हें देने में संजीदा नजर आ रहे थे। चुनाचे आर्जी ही सही, लेकिन इस हसीन जिंदगी से क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। अपने जहन से सारा तरद्दुद खुर्च दिया जाए और ये देखा जाए कि इस कोठी में क्या कुछ हो रहा है। हो सकता है कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए जिसकी बिना पर मुझे यहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर रिहाइशगाह मिल जाए। जहन में जुर्म का कोई तस्वर नहीं था और फितरतन भी मैं मुजरिम नहीं था। मेरे साथ तो जो कुछ हुआ था वो भी आपके इल्म में आ चुका है। मज़ीद ये कि अगर ज़िंदगी कोई बेहतर सहारा ना देती तो शायद बुराइयों के रास्ते पर ही निकल जाता, क्योंकि बहुत से अलूम का फनकार बन चुका था, लेकिन ऐसे किसी काम के लिए दिल नहीं मानता था। अजनबी लेकिन इंतहाई खूबसूरत जगह वक्त गुजारने का एहसास भी नहीं हुआ। फिर जब चौंका और दीवार पर लगी हुई घड़ी में वक्त देखा तो 4:45 बज रहे थे। बहुत वक्त यहाँ गुजर गया और अभी तक मेरी तलबी नहीं हुई थी। जाहिर है कोठी के मकीन आराम कर रहे होंगे, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ कमरे में बैठे बैठे वक्त गुजारना तो एक नामुनासिब सी बात थी। बाहर निकलकर देखा तो जाए कि माहौल कैसा है, कितने लोग यहाँ रहते हैं। जब कोठी में दाखिल हुआ था तो यूं लग रहा था जैसे कोठी में कोई ना हो। चौकीदार तक नहीं था और गेट खुला पड़ा था। कोई भी शख्स बासानी अंदर दाखिल हो सकता था।
बहरहाल मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया और राहदारी अबूर घर के सामने वाले हिस्से में पहुंच गया। इस वक्त भी कोठी का वसीओ अरीज लान सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन वो गेट बंद था जिससे गुजर कर मैं अंदर दाखिल हुआ था। बाद में गेट मैंने बंद नहीं किया था क्योंकि मुझे उसकी हिदायत नहीं की गई थी। देर तक मैं क्यारियों में लहलाते फूलों का जायजा लेता रहा। फिर कार पर नजर पड़ी और मैं कार की जानिब बढ़ गया। गाड़ी की चाबी अब भी मेरी जेब में मौजूद थी। मैं सिर्फ वक्त गुजारी के तौर पर कार की सफाई करने लगा। पैड वगैरह निकाल कर झाड़े और खामखा अंदरूनी हिस्से में कपड़ा घुमाता रहा। मुझे अंदाजा नहीं हो सका था कि किस वक्त कोठी का गेट खुला और 2 अफराद बाहर निकल आए। मैंने कुछ आवाजें सुनी और जब पलट कर देखा तो चौधरी रियाज एक औरत के साथ मेरी तरफ आ रहा था। औरत उससे तेज तेज लहजे में कुछ गुफ्तगू कर रही थी जो इतनी दूर से मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन मैं कपड़ा हाथ में संभाले सीधा हो गया। चौधरी रियाज घरेलू लिबास में था। उसके जिस्म पर एक गाउन था। गाउन तो खूबसूरत औरत भी पहने हुए थी, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का था। मैंने गहरी निगाहों से औरत का जायजा लिया। उसकी उम्र 28 और 30 के दरमियान होगी। लंबा कद था और बड़े बड़े स्याह बाल, जिनके हाले में उसका चेहरा इंतहाई सफ़ेद मालूम होता था। सबसे हसीन चीज़ उसके चेहरे पर उसकी आंखें थीं, जो गहरी सब्ज और बिल्लियों की तरह चमकती नजर आती थी। जिस्मानी तौर पर वो अलबत्ता फरबा थी और मोटापे की तरफ माइल नजर आती थी। चेहरे पर एक खास तमकनत छाई हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे नज़दीक पहुंच गई। मैंने उसकी आंखों में नापसंदीदगी के असरात देख लिए थे, जबकि चौधरी रियाज बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। हमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, उसने करख्त लहजे में कहा। मगर मुझे है, तुम समझती क्यों नहीं? चौधरी रियाज बोला। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अब हालात को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। मैं जो कुछ कर चुकी हूँ, भला उसके बाद उसकी क्या गुंजाइश है? तुम भी ड्राइव कर सकते हो और मैं भी ड्राइविंग कर लेती हूँ। हमें हर हाल में पैसा बचाना चाहिए। तुम इस शख्स के सामने ऐसी बातें कर रही हो बेगम, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। बेशक तुम ड्राइविंग कर लेती हो, लेकिन मेरी जो कैफियत हो गई है उसका अंदाज़ा तुम्हें है। किसी भी वक्त मुझ पर सांस का दौरा पड़ सकता है। ऐसी हालत में मुझे ड्राइवर की अशद ज़रूरत है। जलालुद्दीन, इनसे मिलो, ये तुम्हारी बेगम साहिबा हैं। मैंने उनसे सलाम किया, जिसका उस बेगम साहिबा ने कोई जवाब न दिया और वहाँ से आगे बढ़ गई। उसका रुख क्यारियों की तरफ था। चौधरी रियाज गाउन की जेबों में हाथ डाले उसे जाता देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, इसकी बदमिजाजी का ख्याल मत करना, इत्मीनान से अपना काम करते रहे। और हाँ, फूल उसकी कमज़ोरी हैं। अगर कहीं तुमने बागबानी में उसका हाथ बटा दिया और फूलों के बारे में कुछ गुफ्तगू कर ली तो यूं समझ लो कि उसकी सारी मुखालफत ख़त्म हो जाएगी। ये जुमले अदा करता हुआ वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि चौधरी रियाज अपनी बीवी से कुछ ज़्यादा ही डरता है। शाम रात में ढल गई। मैंने ये वक्त बाहर ही गुजारा था। वो दोनों कहीं नहीं गए थे। इस दौरान खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला था। खाने का क्या होगा, कम अज़ कम आज तो यहाँ के मामूलात का जायज़ा लेना होगा। कल कुछ करना पड़ेगा। लेकिन रात को एक नए किरदार से मुलाकात हुई। ये भी एक दराज कामत लड़की थी, उम्र 21 साल के करीब, लिबास सादा, चेहरा बेशक हसीन, अलबत्ता शगुफ्तगी से आरी। मेरे लिए खाना लेकर आई। कल से यहाँ तुम्हारे दिन का आगाज़ होगा। सुबह का नाश्ता किचन में आकर ले लिया करो। दोपहर का खाना यहाँ 3 बजे खाया जाता है, रात का 9 बजे। दोनों वक्त खाना मैं पहुँचा दिया करूँगी। आप कौन हैं? मैंने पूछा तो वो बोली, मेरा नाम हुमा है। उसने कहा और बाहर निकल गई। मैंने गहरी सांस ली। इससे पहले ऐसे लम्हात कभी नहीं गुजरे थे। ये कायनात इस कदर पुरस्रार है, इसका अंदाज़ा अब हो रहा था। ये सब कुछ अजीब और हैरानकुन था, कुछ भी कुदरती नहीं लग रहा था। एक पुलिस ऑफिसर एक ऐसे शख्स पर इतना भरोसा कर लेता है जो 4 साल की सज़ा काट कर आया है। एक ऐसा घर जिसमें किसी जुर्म के होने के इम्कानात हैं। सिर्फ एक नाम दोहराने से मुझे मुलाजमत मिल गई, और वो भी बड़े एतमाद के साथ, और मुझे उस नाम के बारे में कुछ मालूम नहीं था। क्या ये सब कुछ काबिल यकीन है? लेकिन यकीन इसलिए किया जा सकता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। खाना बहुत उम्दा था। मैं खाने के बाद देर तक उस लड़की के बारे में सोचता रहा। सुबह को वो फिर याद आई और मैं ज़रूरियात से फारिग होकर किचन की तलाश में चल पड़ा। चाय की खुशबू ने रहनुमाई की। वो किचन में तन्हा थी। मुझे देखकर सहम गई। फिर खौफजदा से अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, अरे तुम तो मुझे याद ही नहीं रहे थे। नाश्ता? मैंने सर्द लहजे में पूछा। कुछ देर लगेगी, बैठ जाओ। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया और मैं बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मैंने कहा, जलालुद्दीन। मोहम्मद अकबर नहीं? वो हंस पड़ी। उसने रुख नहीं बदला। वो ओवन पर मसरूफ़ रही थी। मेरी खामोशी पर उसने पलट कर मुझे देखा और बोली, तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। अंडे के साथ पराठा लोगे या स्लाइस? मैंने कहा, पराठा मिल सकेगा? ज़रूर। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हो? मैंने पूछा। कुव्वत गोयाई ख़त्म होती जा रही थी।
ज़बान हिलाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती थी। कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तुमसे बातें करके बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा, क्या ये भूत घर नहीं है? है, उसने कहा और ट्रे से जाकर मेरे सामने रख दी। यहीं बैठकर नाश्ता कर लो, वो दोनों तो गहरी नींद सो रहे होंगे। मैंने कहा, तुम नाश्ता नहीं करोगी? मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। वो लोग किस वक्त जागेंगे? मैंने पूछा। 9 बजे, 9:30 बजे नाश्ता करते हैं। 10:30 बजे चौधरी साहब ऑफिस के लिए निकलते हैं। इतनी जल्दी नाश्ता तैयार कर लेती हो? हाँ, बेगम साहिबा ठंडे पराठे खाती हैं। पराठे? मैंने कहा। सिर्फ 2 अदद कुकिंग साइज 4 अंडों के साथ, 4 स्लाइस मार्मलेड और मक्खन के साथ, कुछ हलवा जात असली घी में डूबे हुए, और सिर्फ 3 कप चाय, वो भी ठंडी। उसने कहा और फिर हंस दी। फिर चौंक कर बोली, कहीं मेरे ये अल्फाज उन लोगों के सामने ना दोहराना। मैंने कहा, तुम यहाँ नौकरी करती हो? उसने जवाब दिया, हाँ। क्या काम करती हो? बहुत से काम। फहरिस्त बताने से क्या फ़ायदा, तुम कुछ पढ़े लिखे हो? मामूली सा, मैंने जवाब दिया और वो दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गई। मैंने नाश्ता कर लिया तो वो मुड़कर उसने मुझे देखा। नाश्ता कर चुके हो? मैंने कहा, हाँ। तो अब जाओ, वो खुश्क लहजे में बोली और मैं हैरान रह गया। रात को भी उसका रवैया ऐसा ही था, और अब अचानक ये भूत घर का तीसरा भूत जो लम्हों में रंग बदलता है। मैंने दिल में सोचा। दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसने कहा, सुनो, मेरे रवैये को महसूस मत करना, यहाँ कुछ सख्तियाँ हैं। मेरा अंदाज़ा है कि मुझे तुमसे बेतकल्लुफ़ होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर इस सिलसिले में कोई मुदाखलत ना होती तो प्लीज़ महसूस ना करना, वो बोली। मैंने ठंडी सांस भरी और किचन से निकल आया। ठीक 9:30 बजे मैंने हुमा को नाश्ते की ट्रॉली ले जाते हुए देखा। फिर वापस आकर उसने मुझे तलबी की इतला दी। मैं तेज़ी कदमों से चलता हुआ उन दोनों के सामने पहुंच गया। चौधरी साहब बेगम साहिबा से कुछ कह रहे थे। क्या बात है, कई दिन से मैं तुम्हारी खुराक कम महसूस कर रहा हूँ। अरे इतना तो खाती हूँ, बेगम साहिबा ने कहा। कहाँ? ये देखो, बादाम के हलवे की प्लेट जूं की तूं रखी है, और ये उबले हुए अंडे। मैं तुम्हें डॉक्टर अनवर के पास ले चलूंगा। वो सेहत नहीं रही तुम्हारी, क्यों मुझे परेशान करती हो? आप अपने आप को देख रहे हैं। मेरी बात छोड़ो, तुमसे दुगनी उम्र है, अब सेहत तो खराब होनी ही है। मेरी जिंदगी इसी में है कि तुम खुश रहो। जलाल, तुम मुझे दफ्तर छोड़कर वापस आ जाना, बेगम साहिबा को कहीं जाना है। चौधरी साहब अचानक मुझसे मुखातिब हो गए। जी चौधरी साहब, मैंने अदब से जवाब दिया। चौधरी साहब अंडों पर नमक छिड़क रहे थे। वो अंडे बेगम साहब की तरफ बढ़ाकर बोले, लो। नहीं, मैं अब नहीं खाऊंगी, बेगम ने नाज से कहा। जी नहीं, आप इन्हें खाएंगी, बस मैंने कह दिया, चौधरी साहब ने सख्त लहजे में कहा। अल्लाह, बेगम ने प्लेट ले ली, फिर चौंक कर मुझे देखने लगी और फिर गुर्रा कर बोली, अब यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ। और मैं खामोशी से बाहर निकल आया। अकल चकरा कर रह गई। न जाने इंस्पेक्टर जमशेद आलम पर क्या सवार हो गया था कि यहाँ क्या हो सकता है। इस कोठी में है ही कौन? एक उम्र रसीदा शौहर, एक नौजवान बीवी और एक जवान मुलाजमा। उनमें से कौन मुजरिम है और कौन जुर्म कर रहा है? फिर एक और ख्याल दिल में आया, मुमकिन है सिरे से कुछ हो ही ना। इंस्पेक्टर जमशेद फितरतन नेक आदमी है। वो जानता था कि जिस केस में मुझे सज़ा हुई है उसमें मैं बेकसूर था और नादानिस्तगी में बस आला कार बन गया था। इसके बाद मुझे एक बेहतर ज़िंदगी हासिल करने में दुश्वारियाँ हो रही थीं। वो इन हालात से मुतासिर हो गया और उसने इस तरह मेरी मदद करनी चाहिए, मगर ये ख्याल भी तस्लीम नहीं हो पा रहा था। चौधरी रियाज बाहर निकल आए और मैंने अदब से कार का दरवाज़ा खोल दिया और उन्हें लेकर चल पड़ा। चौधरी को उनके दफ्तर पर उतारा था। वो बोले, जाओ, और हाँ, तुम्हें समझा चुका हूँ कि इसके गुस्से को महसूस मत करना। मैंने आहिस्ता से कहा, जी। मुंतजिर था कि चौधरी रियाज रोके और कुछ कहे, लेकिन वो अंदर चल पड़ा था। मैंने कार वापस मोड़ दी। सब्र के सिवा और क्या कर सकता था। वापस कोठी आ गया। बेगम साहिबा तैयार हो गई थी। लिबास खूबसूरत लेकिन सादा था। अगर मोटापा तेज़ी से ना चढ़ रहा होता तो यकीनन हसीन कहलाती, मगर अब भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे 3 पत्ते बताए जहां उन्हें जाना था। पहली जगह वो 10 मिनट रुकी और उसके बाद वहां से वापस आ गईं। उनका मूड इस वक्त खुशगवार लग रहा था। कहने लगी, तुम गूंगे हो? मैंने अदब से कहा, नहीं बेगम साहिबा। तो क्या गोया खामोश फितरत हो? उसने सवाल किया और मैं न्याज़मंदी से बोला, नहीं बेगम साहिबा, ऐसा भी नहीं, लेकिन आपसे बातें करने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? इससे पहले कहाँ मुलाजमत करते थे? उसने अचानक सवाल किया, लेकिन मेरे पास उसका जवाब पहले ही से मौजूद था। मैंने कहा, एक दवाओं की कंपनी के अंग्रेज़ी मैनेजर के पास ज़ाती मुलाजिम था। वो इंग्लैंड चला गया तो मैं बेरोज़गार हो गया। तुमसे किसने कहा कि चौधरी को ड्राइवर की ज़रूरत है? नहीं बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैंने खुद ही चौधरी साहब को कार से उतरते देखा। उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। उन्हें संभाल कर मैंने उनके दफ्तर पहुंचा दिया। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं बेरोज़गार हूँ, तो उन्होंने मुझे ड्राइवर की हैसियत से रख लिया। बेगम साहिबा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, यह बहुत अफसोसनाक पहलू है। जलालुद्दीन चौधरी रियाज जहनी तौर पर मुतवाज़न नहीं। कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो अपनी जहनी ताकत खो चुके हैं
और बाज़ औक़ात सोचे समझे बगैर बात करते हैं। तुम्हें अभी आए हुए चंद घंटों से ज़्यादा नहीं गुजरे, लेकिन नौजवान आदमी हो, मुझे तुमसे हमदर्दी है। वैसे भी खासे सलीके के मालूम होते हो, कुछ पढ़े लिखे हो। मैंने कहा बहुत थोड़ा सा, इसीलिए मैं तुम्हें सूरत हाल बता देना चाहती हूँ। ये कोठी, उसकी शान शौकत, जो कुछ तुम देख रहे हो बिल्कुल आरजी है। बहुत थोड़ा वक्त रह गया है जब ये सब कुछ हमसे छिन जाएगा। चौधरी रियाज दिवालिया हो चुके हैं और इसीलिए वो जहनी तवाज़ुन भी खोते जा रहे हैं। अगर तुम उन्हें पहुंचाने उनके दफ्तर गए थे तो तुमने देखा होगा कि सजे सजाए दफ्तर में वो खामोश और तन्हा बैठे रहते हैं। कुछ अरसा पहले इस दफ्तर में बेहतरीन कारोबार होता था, लेकिन चौधरी रियाज की गलत पॉलिसियों ने नुकसानात पर नुकसानात पहुंचाने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि फर्म कतई तौर पर दिवालिया हो गई। सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी गई, कारोबार बंद हो गया और अब चौधरी रियाज वहां बैठकर सिर्फ लकीर पीटते हैं। यही कैफियत हमारी कोठी की है। दुनिया की हर चीज़ कर्ज पर आ रही है और इतना कर्ज बढ़ चुका है कि हम पर बिल आखिर हमें वो कोठी, दफ्तर और वहाँ की एक एक चीज़ छोड़ना होगी। हमारे पास इतनी सकत नहीं है कि हम मुलाजमों को तनख्वाह दे सकें। हुमा मेरे साथ बहुत अरसे से है, वो तनख्वाह नहीं लेती, खुद भी बेसहारा है और हमारी मुश्किलात में हमारा साथ दे रही है। तो ये है सूरत हाल। पहले इस कोठी में भी कई मुलाजमीन थे, लेकिन मैंने रफ्ता रफ्ता सबको निकाल दिया। उनमें से कुछ खुद ही चले गए क्योंकि उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पाती थी। कोई कहाँ तक इंतज़ार कर सकता है। मैंने बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें फ़रोख्त करके उनकी तनख्वाहें अदा की हैं और अब तुम इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है। हम हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं, कोई भी झोंका हमें बुझा सकता है। तुम मेरे ख्याल में खामोशी से यहाँ से चले जाओ। अगर ज़रूरतमंद हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत माली मदद कर सकती हूँ। ख्वामख्वाह अपने आप को मुश्किलात में डालने से क्या फ़ायदा। मैं बगौर उसकी गुफ्तगू सुन रहा था और सुस्त रफ्तारी से कार ड्राइव कर रहा था। अब इतना नातजुर्बेकार भी नहीं था कि इन बातों के जवाब में कोई माकूल बात ना कर सकता। मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, क्या आप मुझे इंसान नहीं समझती बेगम साहिबा? क्या मतलब है तुम्हारा? बेगम साहिबा, मेरे सीने में भी दिल है। मुलाजमतें तो मुझे और भी मिल सकती हैं, लेकिन आप लोगों को छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। पता नहीं कहाँ और किस जगह काम आ जाऊं। आपने चौधरी रियाज साहब पर गौर नहीं किया? जिस वक्त मैंने उन्हें देखा था वो बिल्कुल नीम मुर्दा कैफियत में थे। इन हालात को जानने के बाद मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता। वो बोली, बहुत बिल्कुल अहमक हो तुम। हमें हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, हम अपने मसाइल से खुद निमटने की कोशिश कर रहे हैं, समझे तुम? हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ बेगम साहिबा, चौधरी साहब को मेरी ज़रूरत है। तनख्वाह मिले या ना मिले, मामला बात का है, मैंने कहा। बाएं सिमत मोड़ लो, उसने कहा, और उसके बाद उसने कुछ और नहीं कहा। फिर मैंने उसे तीसरी जगह पहुंचाया। उसने कहा, अब तुम यूं करो कि चौधरी के पास चले जाओ। उनकी तबीयत ठीक हो, उन्हें लेकर उधर से गुजर जाना और मुझे साथ ले लेना। अगर तबीयत ख़राब हो तो उन्हें घर पहुंचाने के बाद मेरे पास आ जाना। मैं वापस चल पड़ा। अभी काफ़ी वक्त था। इंस्पेक्टर जमशेद आलम से मिलने को दिल चाहा और उन्हें तलाश करने में नाकाम न रहा। वो मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, गुड, कहो कैसा तजर्बा रहा? इजाज़त हो तो सच बोल दूं, अगर आप बुरा ना माने। अरे कहो कहो। आपने मुझे जिस भूत घर में भेजा है उसमें शायद मैं अपना जहनी तवाज़ुन कायम न रख सकूं। मैंने तुमसे पूछा था कि किस किस्म की मुलाजमत चाहते हो। तुमने अज़राह तफन्नन कहा था कि महकमा पुलिस में भर्ती करा दीजिए। जाहिर है तुम्हें कांस्टेबल नहीं भर्ती किया जा सकता था। किसी मुनासिब ओहदे के लिए उम्दा तरबियत ज़रूरी होती है, और शायद तुम नहीं जानते कि पुलिस को जुर्म के खिलाफ ही सभी कुछ करना पड़ता है। ये तुम्हारी मुलाजमत नहीं बल्कि इम्तिहान है, और इसके बाद तुमसे दूसरी मुलाजमत का वादा किया गया है। वो एक दिवालिया ख़ानदान है जहाँ एक बीवी परस शौहर है, एक शौहर से बेनियाज बीवी है, एक नौजवान मुलाजमा है। चौधरी रियाज एक खाली दफ्तर में जाकर खामोश बैठ जाता है जहाँ कोई कारोबार नहीं होता। उसकी बीवी ड्राइवर रखने के मुखालिफ है क्योंकि वो उसे तनख्वाह नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर जमशेद ने सुकून से कहा, हमें इस बात का इल्म है। फिर बोले, तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। फिर क्या मुश्किल है? सिर्फ एक। मैंने कहा, क्या वो? मैं नहीं जानता कि मुझे वहाँ क्या करना है। बेगम चौधरी ने मुझसे पूछा था कि मुझे किसने बताया कि चौधरी को किसी ड्राइवर की ज़रूरत है। अच्छा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? इंस्पेक्टर जमशेद ने चौंक कर पूछा, और मैंने मुख्तसर तफसील बता दी। वो खुश होकर बोले, बहुत उम्दा, तुम्हारे बारे में मेरे अंदाजे गलत नहीं है। वो रुकते सोचते हुए फिर बोले, ये भी चक्कर है। हारून अहमद साहब रिटायर्ड DIG हैं और चौधरी रियाज उनका शनासा, मामूली सा दोस्त। उसने हारून अहमद से दरख्वास्त की थी कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उसे ख़तरा है कि उसे हलाक कर दिया जाएगा। उसे ज़िंदगी का ख़तरा है। किससे? शायद अपनी बीवी से। हारून अहमद ने मुझसे जिक्र किया था, लेकिन जुर्म से पहले कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालात का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें किसी गैर मुतल्लिक लेकिन ज़हीन आदमी की ज़रूरत थी जिसे वहाँ पहुँचाया जा सके, और मेरी निगाह इंतखाब तुम पर पड़ी। मुझे पुलिस में 16 साल गुजर चुके हैं साहबजादे। मेरा कुछ तो तजुर्बा तस्लीम करो। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लोगे।
اس کے علاوہ کچھ اور ایسے معاملات ہیں جن کی تصدیق ضروری ہے۔ میں کسی ذمہ دار آدمی کے سپرد بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن اس بار میں نے ایک تجربہ کیا ہے۔ جمشید عالم صاحب کے انکشافات بہت دلچسپ تھے۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا۔ میں تو اس مختصر ترین خاندان کے بارے میں بالکل ہی مختلف انداز سے سوچ رہا تھا۔ گو کہ مجھے وہاں پہنچنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی، لیکن بیگم صاحبہ نے جو کچھ بتایا تھا اس سے میں نے ایک تاثر قائم کر لیا۔ میں سمجھتا تھا کہ بیگم ریاض بہت نیک فطرت خاتون تھیں۔ انہیں اپنے شوہر کا کاروبار تباہ ہونے کا دکھ تھا، مگر وہ ان حالات سے خوش اسلوبی کے ساتھ گزرنا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کو مشکلات کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوٹھی کو غیر ضروری ملازموں سے خالی کر دیا اور ہر ممکن طریقے سے بچت کر رہی تھی۔ دوسری طرف چودھری صاحب تھے جن کے ہر انداز سے بیوی کے لیے محبت ٹپکتی تھی، مگر دوسری طرف یہ سب کچھ۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی تمہیں یہ سوچنا ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ بس تمہیں آنکھیں کھلی رکھ کر یہ اندازہ لگانا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ مختصر تفصیل معلوم ہونے کے بعد، چونکہ تم خصوصی طور پر ان باتوں پر نگاہ رکھو گے، اس لیے معلومات بھی حاصل کر سکو گے۔ پولیس کو ان دونوں کے ماضی کی تلاش ہے، اور بات صرف اتنی نہیں ہے۔ ریٹائرڈ ڈی آئی جی ہارون احمد چودھری ریاض کے خدشے کے پیش نگاہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، بلکہ کچھ اور امور بھی ہیں جن کی تصدیق کرنی ہے، اور اس کے لیے جو کچھ تم کرو گے اس سے باقی معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، زیادہ نہیں، زیادہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ تیز رفتار ہو جاؤ گے، اور تیز رفتاری تمہیں ناکامی سے دوچار کر دے گی۔ اس لیے جتنا سمجھ سکتے ہو اسی کے مطابق کام کرتے رہو۔ ہاں، جوں تم رپورٹ دیتے جاؤ گے تمہیں آگے کے معاملات بتاتے جائیں گے، گویا آپ میری تربیت بھی کر رہے ہیں، یہی سمجھ لو۔ جمشید عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی اہم واقعے سے پریشان نہ ہونا۔ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں کسی بھی مشکل میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ تم قانون کے محافظ کی حیثیت سے کام کر رہے ہو۔ ان الفاظ پر دل تو بہت چاہا کہ جمشید عالم سے بہت شکوے کروں، مگر یہ ناسپاسی تھی اور جمشید صاحب کی شخصیت سے انحراف تھا۔ وہاں سے اٹھا اور دفتر چل پڑا۔ چودھری صاحب بہتر حالت میں تھے، مجھے دیکھ کر اشارے سے پاس بلا لیا۔ میں ان کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ بیٹھو، انہوں نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ کیسی گزر رہی ہے؟ ٹھیک ہوں چودھری صاحب، کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں۔ کہاں گئے تھے اسے لے کر؟ انہوں نے پوچھا اور میں نے تفصیل بتا دی۔ اور کوئی خاص بات؟ نہیں چودھری صاحب۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ جی چودھری صاحب، میں نے کہا۔ چودھری ریاض کے چہرے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ اس کی متجسس آنکھیں میرا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن مجھ سے مزید کہنے کی ہمت نہ کر پایا۔ پروگرام کے مطابق میں اسے لے کر اس جگہ پہنچا جہاں مسز چودھری کو چھوڑا تھا۔ وہاں سے انہیں ساتھ لیا اور کوٹھی واپس چل پڑا۔ راستے میں چودھری صاحب نے بیگم سے پوچھا، کیسا رہا؟ وہ مجھے منع تو نہیں کر سکتی تھی، بیگم نے کہا۔ تو کام بن گیا؟ چودھری صاحب نے پوچھا۔ ہاں، سنو، فرزانہ کے پاس ایک ڈاٹسن بیکار کھڑی ہے، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ چاہوں تو اٹھا لے جاؤں۔ چودھری صاحب نے پوچھا، چلتی ہوئی ہے؟ ہاں، پرفیکٹ کنڈیشن میں۔ کون سا ماڈل ہے؟ 75 کا ماڈل ہے۔ اٹھا لو۔ کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ میرا خیال ہے وہ پیسے نہیں لے گی۔ اوہو، تو پھر تم نے تکلف کیوں کیا؟ اٹھا لیتی، اس وقت تو ہمیں ہر سہارے کی ضرورت ہے۔ بیچ دیں گے، اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، بعد میں اگر کوئی بات ہوئی تو دیکھ لیں گے، چودھری ریاض نے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آخر سوسائٹی میں منہ بھی دکھانا ہے، ایسی حرکتیں کر کے ہم کیا عزت سے زندگی گزار سکیں گے؟ ارے نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ میرا مطلب تو بس یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہاتھ آ رہی ہے تو کیا حرج ہے؟ بھائی، برا نہ ماننا میری بات کا۔ گاڑی اٹھانے کا فیصلہ تو میں نے بھی کر لیا ہے، مگر جلد بازی نہیں کی، بس ایسے ہی ذرا تکلف سے کام لیا۔ میرا خیال کچھ اور ہے۔ چودھری ریاض نے پوچھا، کیا؟ مطلب یہ کہ گاڑی ورکنگ آرڈر میں ہے، تم استعمال کر لینا، مجھے کتنی تکلیف رہتی ہے، میں یہ گاڑی چلا لیا کروں گی، دوسری گاڑی وہ ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ چودھری ریاض چند لمحات خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم یوں کرو کہ ٹیلی فون پر فرزانہ سے کہہ دینا کہ ہم گاڑی منگوا لیں گے۔ بیگم چودھری خاموش ہو گئیں۔ میں یہ تمام گفتگو سن رہا تھا۔ بڑے دلچسپ معاملات تھے ان میاں بیوی کے۔ اگر حالات میرے علم میں نہ آ جاتے اور صورتحال یہ نہ ہوتی جس کی بنا پر میں یہاں آیا تھا تو میں اسے ایک گھریلو بات سمجھتا، لیکن اب خواہ مخواہ جمشید عالم صاحب کے انکشافات کے بعد دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا، اور اب ہر چیز پر نظر رکھنے کو دل چاہتا تھا۔ کوٹھی کے معاملات بالکل ویسے ہی تھے اور ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ باقی وقت میں نے بھی گھر پر گزارا، نہ بیگم صاحبہ کہیں باہر نکلی اور نہ چودھری صاحب۔ ویسے چودھری صاحب نے میری رہائش کا سرونٹ کوارٹر میں رکھنے کے بجائے اندر ہی رکھ کر مجھے بہتر کام کرنے کا موقع دیا تھا۔ ان کی متجسس نگاہوں سے میں نے یہ اندازہ قائم کیا کہ غالباً وہ مجھ سے میرے ہی بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں کر پا رہے۔
बहरहाल वो दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया और कोई ऐसी बात ना हुई जो खिलाफ तबाह होती। दूसरे दिन जब मैं चौधरी साहब को लेकर ऑफिस जाने लगा तो बेगम साहिबा ने मुझसे कहा, सुनो जलाल, वो घर तो तुम्हें याद है ना जहाँ मुझे सबसे आखिर में छोड़ा था और जहाँ से तुम मुझे लेकर घर वापस आए थे? मैंने जवाब दिया, जी बेगम साहिबा। चौधरी साहब को दफ्तर छोड़कर वहाँ चले जाना। मैंने अपनी दोस्त फरजाना को टेलीफोन कर दिया है, तुम उसे अपना नाम बता देना, वो तुम्हें एक गाड़ी देगी, उसे लेकर यहाँ घर आ जाना, बाद में चौधरी साहब को लेने चले जाना। जी बेगम साहिबा, मैंने जवाब दिया। रास्ते में चौधरी साहब ने मुझसे पूछा, गाड़ी उठाकर पहले किसी मैकेनिक के पास ले जाना और उसका चेकअप करा लेना, बाद में उसे घर लाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैंने चौधरी साहब से भी उसका वादा कर लिया। फिर उन्हें छोड़ने के बाद मैं उस कोठी पर जा पहुंचा। एक नौजवान खातून से मुलाकात हुई। मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने गहरे नीले रंग की एक डाटसन की जानिब इशारा करते हुए मुझसे कहा, ये गाड़ी है और ये इसकी चाबी, ले जाओ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसके बाद उसे चलाता हुआ बाहर ले आया। किसी मैकेनिक से मेरा कोई तारुफ नहीं था, लेकिन फिर भी एक जगह एक ऑटो गैरेज पर रुका और वहाँ एक मैकेनिक से डाटसन का चेकअप करवाया। 100 रुपये उसे दिए जो चौधरी साहब ने मुझे दिए थे। मैकेनिक ने गाड़ी को फिट करार दे दिया था। मैं उसे लेकर कोठी पहुँच गया। बेगम साहिबा बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। हुमा भी उनके साथ थी। वो गाड़ी के करीब आ गई और अंदर से और बाहर से उसका जायजा लेने लगी। फिर मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर बोली, ठीक है, मैंने चौधरी साहब को टेलीफोन कर दिया है, दोपहर को तुम मुझे साथ लेकर इस गाड़ी में चलना, मैं वहाँ से वो गाड़ी उठा लूँगी, मुझे कुछ काम है। यही किया गया और मैं दोपहर को चौधरी साहब के दफ्तर पहुँच गया। बेगम साहिबा गाड़ी की चाबी लेकर चल पड़ी थी। चौधरी साहब ने भी डाटसन का बगौर मुआयना किया। बाद में उसमें बैठने के बाद घर की सिमत पलटते हुए बोले, तुमने मैकेनिक को गाड़ी चेकअप करवा ली थी? जी चौधरी साहब। क्या कहता था मैकेनिक? चौधरी साहब ने पूछा। चौधरी साहब, वो कहता है बिल्कुल फिट है। चलो ठीक है, इसके कागजात वगैरह कहाँ हैं? जी वो बुक तो गाड़ी में मौजूद है, मैंने जवाब दिया। बेगम साहब ने इसके बारे में और तो कुछ नहीं कहा? जी नहीं, मैंने जवाब दिया। रात को चौधरी साहब और बेगम साहबा कहीं चले गए थे। इस दौरान चौधरी साहब की सेहत खासी ठीक ठाक रही थी। हुमा और मैं घर में तन्हा थे। मैंने जानबूझकर हुमा की जानिब रुख नहीं किया। वैसे भी वो बड़ी पुरस्रार लड़की थी। उस दिन के बाद से आज तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। मैं अपने कमरे में ही था कि दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी और हुमा चाय की 2 प्यालियां ट्रे में रखे मेरे कमरे में दाखिल हो गई। मैंने सर्द और सपाट नज़रों से उसे देखा। वो उस वक्त भी उलझी उलझी सी दिखाई दे रही थी। चाय की दोनों प्यालियां एक जगह रखकर वो एक प्याली लेकर मेरे करीब आई और मुझे प्याली पेश करते हुए बोली, मूड है ना चाय का? अरे क्यों नहीं, चाय से कौन इनकार करता है। तुम मुझसे नाराज मालूम होते हो। नहीं हुमा साहिबा, ऐसी तो कोई बात नहीं। उस दिन से बिल्कुल खामोश हो, बात भी नहीं की मुझसे। मैंने निगाहें उठाकर हुमा को देखा और बोला, मुझे यही महसूस होता है हुमा साहिबा कि जैसे आप खुद मुझसे दूर हटना चाहती हैं। हालांकि उस दिन आपने ये कहा था कि मेरे आ जाने से आपको खुशी हुई है, लेकिन बाद में मैंने ये महसूस किया कि जैसे आप मुझे नागवार महसूस कर रही हैं। बिल्कुल नहीं जलाल साहब, ऐसी कोई बात नहीं। बराए करम मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और उलझी हुई लड़की हूँ। मैं खामोश निगाहों से हुमा को देखता रहा तो वो चंद लम्हात के बाद बोली, बेगम साहिबा ने महसूस कर लिया था कि मैं तुमसे घुलती मिलती जा रही हूँ। चुनाचे मुझे डांट पिलाई गई थी और कहा गया था कि अगर मैं इज्जत से रहना चाहती हूँ तो अपने आप को महदूद रखूँ, वरना ख्वामख्वाह निकाल दी जाऊंगी। बस यही वजह थी। मुझे तुम्हारा भी एहसास था कि न जाने तुम क्या सोचते होगे। मैं चाय के घूंट लेता रहा। हुमा की जानिब मैंने नज़र उठाई नहीं थी। वो भी खामोशी से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल गलत तो नहीं था? कौन सा ख्याल? मैंने चौंक कर पूछा। यही कि तुमने मेरे बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं की होगी। नहीं हुमा साहिबा, लेकिन इंसान ख्यालात तो जहन में आते ही हैं, जबकि आपने मेरी हर तरह के सवालात पर पाबंदी लगा दी है। मैंने? वो हैरत से बोली, क्यों, गलत कह रहा हूँ मैं? मेरा तो ख्याल है मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। वो ताज्जुब भरे लहजे में बोली, खैर आपने लफ्ज़ों में ये बात नहीं कही, लेकिन एहसास ज़रूर दिलाया है। आपने मुझसे कहा था ना कि तफसीलात पूछने ना बैठ जाऊँ, लेकिन जाहिर है जब 2 अफराद आमने सामने होते हैं और कोई नोखी बात सामने आती है तो सवालात खुद ब खुद जहन में पैदा हो जाते हैं। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर बोली, नहीं अब इतनी पाबंदियां भी नहीं हैं तुम पर। बस यूँ समझ लो कि जिन बातों के लिए मुझे मना किया गया है वो बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हर घर के अपने मामलात होते हैं और मुलाजमों को उनकी पाबंदी करना पड़ती है। बेगम साहिबा मेरे यहाँ मुलाजिम होने के खिलाफ हैं। हो सकता है मुझे जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए। अरे तुम मर्द हो, तुम्हें दूसरी नौकरी तलाश करने में क्या दिक्कत होगी? नहीं, नौकरियाँ आसानी से कहाँ मिलती हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि औरतों को आसानी से मुलाजमत मिल जाती है। वैसे तुम्हें तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि बेगम साहिबा तुम्हारे खिलाफ है ना चौधरी साहब। मैंने कहा। वो खामोश हो गई और देर तक कुछ ना बोली। तो मैंने कहा, वैसे तुम भी मुझे यहाँ खुश मालूम नहीं होती,
क्या तुम यहाँ नौकरी करने पर मजबूर हो? हाँ, उसने आहिस्ता से कहा। क्यों? मेरा ख्याल है तुम पढ़ी लिखी और फिर नौजवान हो, कहीं भी मेहनत कर सकती हो, तुम्हारे दूसरे रिश्तेदार वगैरह भी होंगे। नहीं, मेरा कोई नहीं है। ओह, बहुत अफसोस हुआ, तन्हा हो? हाँ, वालिद बचपन में मर गए, वालदा बीमार रहती थी। मैंने अभी मैट्रिक ही किया था कि वालदा ने मेरी शादी कर दी। वो सिसकी सी लेकर खामोश हो गई। मगर क्या? मैंने हमदर्दी से पूछा। शादी मेरे लिए एक भयानक तजर्बा साबित हुई। मेरा शौहर मुझसे उम्र में 2.5 गुना बड़ा और नशा आवर अद्वियात का रसिया था। उसके ज़राए आमदन भी अच्छे ना थे। फाके और परेशानियों के सिवा मुझे कुछ न मिला। बीमार माँ मेरे दुखों की ताब न ला सकी और मुझे मुश्किल में छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी मुश्किलात का कोई हल नहीं था। तकदीर के बेहतर फैसले का इंतजार कर रही थी और फैसला मेरे हक में हो गया। मैंने बेसब्री से पूछा, क्या? वो जिसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता था, खुदा के इताब का शिकार हो गया। नशे के आलम में सड़क पार कर रहा था कि एक मिनी बस के नीचे आकर हलाक हो गया। बेवगी का 1 साल गुजारा और फाका कशी की आदी होने की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मगर कहाँ तक? रोटी ना सही, सर छुपाने का ठिकाना तो चाहिए था। ये पहली जगह मिली और यहाँ नौकर हो गई। ये गोशाए आफियत है, कुछ पाबंदियों के साथ, मगर ये पाबंदियाँ इज्जत की जिंदगी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ओह, मुझे बहुत अफसोस हुआ। यहाँ नौकरी करते तुम्हें कितना अरसा गुजरा? 3 साल हो गए। ये दोनों हमेशा से ऐसे हैं। हमेशा से? उसने अजीब से लहजे में कहा और फिर बोली, ये दोनों 2 साल से ऐसे हैं। 2 साल से? इससे पहले? मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं। मेरे आने से 3 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। बेगम साहिबा नई नवेली दुल्हन थी और चौधरी साहब उनके दीवाने। वो आज भी उनके दीवाने हैं, मगर 2 साल से हालात बहुत ख़राब हैं। चौधरी साहब को कारोबार में बड़े बड़े घाटे हुए और हालात बिगड़ते चले गए। दफ्तर का काम बंद हुआ, कर्जे चढ़ गए, लाखों परेशानियां उठ खड़ी हुई। घर में 5 मुलाजिम थे, मेरे अलावा एक एक करके उन्हें जवाब दे दिया गया। पहले यहाँ बहुत कुछ होता था। बेगम साहिबा की दोस्त लड़कियां और लड़के आते थे, दावतें होती थी, हंगामे होते थे, सब बंद हो गए और अब कर्जों पर दारोमदार है। कभी बेगम साहिबा अपनी किसी दोस्त से कर्ज ले आती हैं तो कभी चौधरी साहब कुछ रकम कर्ज ले आते हैं। यूं काम चल रहा है। चौधरी साहब की तो सेहत भी बहुत ख़राब हो गई है। हाँ, परेशान जो हैं, मगर बेगम साहिबा तंदुरुस्त हैं। कहाँ, वो तो ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं। कभी कभी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, मगर खाने पीने की बेहद शौकीन हैं। हमेशा कुछ ना कुछ खाती पीती रहती हैं, फल, मिठाइयाँ, हलवे। हालांकि डॉक्टर मना करते हैं। चौधरी साहब भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं, हद से ज़्यादा। वो बोली, मगर फिर वो खामोश हो गई। मगर क्या? नहीं, यूं ही कह रही थी। अजीब बात है, बात घूम फिर कर उन्हीं लोगों तक पहुंच जाती है। तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ। मैं भी इस कायनात में तन्हा हूँ माँ। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अरसा से नौकरियाँ करता हूँ और बस। वालदैन, बहन भाई कोई नहीं? उसने पूछा। हाँ, कोई नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शादी नहीं की? हाँ, शादी नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि मेरे बारे में कोई सोचने वाला नहीं था, मैंने कहा और वो खामोश हो गई। फिर चौंक कर बोली, अब चलती हूँ। आज से तुम इतनी बातें करके खुद को दोबारा जिंदगी के करीब महसूस कर रही हो, वरना। वो बर्तन समेटने लगी। फिर बोली, मैंने तुम्हें बताया है कि मुझ पर क्या पाबंदियां हैं। मेरे बारे में कोई ख्याल गलत दिल में न लाना और मेरी खामोशी को मजबूरी समझना। वो बर्तन लेकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। फिर दरवाजे के करीब रुक कर बोली, मेरे और अपने दरमियान होने वाली बातों को कभी किसी के सामने ना कहना, मेरी नौकरी का सवाल है। वो बाहर निकल गई, मगर मेरे दिल पर एक अजीब तासुर छोड़ गई। मैं देर तक उसके बारे में सोचता रहा। फिर मुझे चौधरी रियाज और बेगम साहिबा का ख्याल आया। सिर्फ चंद साल हुए हैं उनकी शादी को। उससे पहले दोनों क्या करते थे? चौधरी रियाज का कारोबार क्यों तबाह हुआ और चौधरी का ये खौफ क्या मैंने रखता है कि उसकी बीवी उसे कत्ल कर देगी? अचानक ही एक ख्याल मेरे दिल में आया, क्यों ना किसी वक्त चौधरी रियाज और बेगम साहिबा के कमरे की तलाशी ली जाए। जमशेद आलम साहब ने मुझे यहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा था। हो सकता है इस तलाशी से मुझे कोई करामत बात मालूम हो जाए, लेकिन इसमें खतरा भी था। मेरे दिल में कोई मुजरिमाना तस्वुर नहीं था। अगर कोठी में मुझे सोने के अंबार में मिल जाते तो मेरे दिल में कोई बेईमानी नहीं आ सकती थी, क्योंकि मैं फितरतन बुरा नहीं था। जेल से निकलने के बाद इतने गुर आ गए थे मुझे कि दौलत मुझसे चंद कदम के फासले पर थी, लेकिन एक बार भी उनमें से कोई जरिया अख्तियार करने के बारे में नहीं सोचा था। किसी कीमत पर दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। ऐसी कोशिश से कोठी के मगीन मेरी तरफ से बदजन भी हो सकते थे, लेकिन एहतियात की जा सकती है। उस वक्त भी वो दोनों बड़े इत्मीनान से कोठी हम दोनों पर छोड़कर चले गए। हालांकि वहाँ की काफ़ी कीमती सामान था। चौधरी साहब को तो मुझ पर इसलिए भरोसा होगा कि मैं हारून अहमद का भेजा हुआ था, मगर बेगम साहिबा, ये काम करूँगा किसी दिन, लेकिन एहतियात के साथ। दूसरा दिन हस्बे मामूल था। अब मैं वही डॉटसन चलाता था जो बेगम की दोस्त ने उन्हें दी थी।
3-4 दिन इसी तरह गुजरे, कोई खास बात नहीं हुई। 5वें दिन दफ्तर पहुंचे के बाद चौधरी साहब ने मुझसे कहा, कहो जलाल, कोई खास बात? नहीं चौधरी साहब, सब ठीक है। बेगम साहिबा ने तुमसे कोई बात तो नहीं की? नहीं चौधरी साहब, वो मुझसे बात ही कहाँ करती हैं, मैंने सादगी से जवाब दिया। चौधरी रियाज अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगा। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं, मगर मैं भी होशियार था। बिलाखिर उन्होंने कहा, हारून अहमद साहब ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? यही कि मुझे आपके पास नौकरी मिल जाएगी, और तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। चौधरी साहब के अंदाज में झिंझलाहट थी। कहा था चौधरी साहब? क्या? वो जल्दी से बोले। उन्होंने कहा था कि जब तक चौधरी साहब तुम्हारे सामने जुबान ना खोलें और तुमसे कुछ ना कहें, तुम खामोशी से अपना काम अंजाम देते रहना। मैंने जवाब दिया, क्या काम करते रहना? आपकी ड्राइवरी। ओ, मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं थी। मैं जानता हूँ चौधरी साहब, मैंने सुकून से जवाब दिया, और चौधरी साहब मुझे घूरने लगे। तुम महकमा पुलिस के मुलाजिम हो? ये मैं नहीं बता सकता चौधरी साहब। क्यों, क्या इसकी मनाही है? कमाल है, हारून अहमद साहब भी अजीब हैं। हालांकि मगर तुमने क्या कहा? ओ, तुम कह रहे थे कि अगर मैं ज़ुबान ना खोलूं तो तुम खामोश रहो, और अगर मैं ज़ुबान खोल दूं तो मैं भी आपके सवालात के जवाब दूंगा। अच्छा, यकीनन तुम एक चालाक आदमी हो। चलो ठीक है, मैं ही हार मान गया। तुमने मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया है? अभी तक ये मालूम कर रहा हूं कि आपको क्या ख़तरा दरपेश है। कोई भी हादसा पेश आ सकता है, मुझे कोई गहरी साजिश हो सकती है मेरे खिलाफ। मुझे तो एक ऐसे मुस्तैद आदमी की ज़रूरत है जो मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तुम मेरी सेहत देख रहे हो, दिन ब दिन गिरती जा रही है। इस काबिल भी नहीं हूं कि गाड़ी चला सकूं। बाज़ औक़ात ऐसे दौरे पड़ते हैं कि असाब बेकाबू हो जाते हैं। ये सब कुछ बेपनाह परेशानियों की वजह से है। आप अपना इलाज क्यों नहीं कराते चौधरी साहब? इलाज? चौधरी साहब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि मेरे हालात वाकई बेहद ख़राब हैं। कारोबार बुरी तरह तबाह हो चुका है। कर्ज ख्वाहों को दिलासा देने के लिए दफ्तर में आ बैठता हूँ, ताकि वो ये ना समझे कि मैं उनसे मुंह छुपाकर रोपोश हो गया हूँ। मैंने उनसे बहुत से झूठ बोल रखे हैं और उन्हीं से काम चला रहा हूँ, मगर मुझ में और मेरी बीवी के हालात में फ़र्क है। वो क्या चौधरी साहब? उसका लाखों रुपया बैंकों में महफूज है। उसने सैकड़ों किस्म के सेविंग सर्टिफिकेट ले रखे हैं। उसके अलावा उसने न जाने कहाँ कहाँ सरमायाकारी कर रखी है, मगर ये सब कुछ उसने मुझसे छुपा रखा है। ओह, अगर वो मेरा साथ दे तो मैं फिर करोड़ों कमा सकता हूँ, मगर वो मुझसे उकता चुकी है, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं। बज़ाहिर? चौधरी रियाज ने तलख लहजे में कहा। दर पर्दा वो मुझ पर 5 कातलाना हमले करवा चुकी है। जी? मैं उछल पड़ा। हाँ मेरे दोस्त, मैं गलत नहीं कह रहा। उन हमलों की नोयत क्या थी? मैंने पूछा। बताऊंगा तो तुम भी यकीन नहीं कर पाओगे। बताना नहीं चाहता, लेकिन उसे एहसास हो गया है कि मैं उसकी तरफ से होशियार हूँ, इसलिए अब वो जो कुछ करेगी बहुत सोच समझ कर करेगी। मैं इस बात से खौफजदा हूँ। आपके ख्याल में वो आपसे पीछा सिर्फ इसलिए छुड़ाना चाहती है कि आप कल लाश हो चुके हैं? हाँ, मैं उसके लिए कशिश खो चुका हूँ। वो आपसे तलाक भी ले सकती है। मैंने कहा, ऐसा करने से उसे घाटा होगा। क्यों? मेरा 1 करोड़ का बीमा है जो उसे मेरी मौत की शक्ल में मिल सकता है, मुझसे अलग होकर नहीं। उसके प्रीमियम आप कहाँ से अदा करते हैं? कर्ज लेकर, चौधरी ने बताया। हमने अपनी साख बना रखी है। मैं अपने कुछ दोस्तों से कर्ज ले रहा हूँ, वो भी अपने कुछ दोस्तों से बज़ाहिर कर्ज लेती है, मगर मैं जानता हूँ ये कर्ज नहीं होता। इसलिए ये डॉटसन भी ज़रूरी है, क्योंकि उसे दूसरी गाड़ी दरकार थी। वो बेहद चालाक है। बड़े सनसनीखेज हालात हैं चौधरी साहब। आप खुद उनसे अलहदा क्यों नहीं हो जाते? बेमौत मर जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद वो मुझे सब के सामने उरियां कर देगी। उसे सारे इन और आउट मालूम है। बज़ाहिर तो आपके दरमियान बहुत मोहब्बत है। चौधरी साहब, मुझे ये सब सुनकर बहुत हैरत हुई। ये मोहब्बत एक तरफा है। मैं बदनसीब उसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहता हूँ। वो मेरे लिए बहुत कीमती है, मगर मैं उसके हाथों मरना नहीं चाहता। मेरी आरजू है कि मैं अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल कर लूँ, उसके सामने दौलत के अंबार लगाकर उससे मोहब्बत की भीख मांगूं। चौधरी साहब की आवाज़ भर्रा गई। मैंने कहा, आपको उम्मीद है चौधरी साहब कि आप फिर से एस्टेब्लिश हो सकेंगे? कोशिश तो कर रहा हूँ। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने अज़राए हमदर्दी कहा, और चौधरी साहब खामोशी से सोचने लगे। कुछ देर सोचने के बाद वो बोले, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, मगर खुद भी जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम्हें उस पर बेहद कड़ी नज़र रखना होगी। मुझे ख़तरात से बचाना होगा। उसके बारे में ये मालूमात रखना होगी कि वो किस किस से मिलती है। वो तुम्हारी शदीद मुखालिफ है, मगर तुम कोशिश करके उसकी हमदर्दियाँ हासिल कर लो, उसके राजदार बन जाओ। उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना होगी। मैंने हारून अहमद साहब से कह दिया है कि ये काम हफ्ता या 15 दिन में नहीं हो जाएगा। इसके लिए वक्त चाहिए। मैं तुम्हें एक और पेशकश करना चाहता हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना। इंसान मजबूर होकर न जाने क्या क्या करता है। इजाज़त दोगे कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो कह दूँ?
चौधरी साहब ने कहा तो मैंने कहा, जी चौधरी साहब बोलिए। तुम किस हैसियत के मालिक हो मैं नहीं जानता। इसके बावजूद मेरी पेशकश है कि ड्राइवर की तनख्वाह के अलावा मैं 5,000 रुपये माहवार तुम्हें खुफिया तौर पर अदा करूंगा। उसका जिक्र अगर तुम चाहो तो हारून अहमद साहब से भी ना करना, बल्कि बेहतर होगा कि जिक्र ही ना करना। इस रकम के एवज तुम्हें उसके बारे में सब कुछ मालूम करना होगा। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान खुफिया राब्ता होगा और मैं तुम्हें हिदायत देता रहूँगा कि तुम्हें क्या करना है। पहले मुझे बताओ कि ये पेशकश तुम्हारे लिए काबिल कबूल है या नहीं। दौलत किसे बुरी लगती है चौधरी साहब, मगर आपके हालात ऐसे कहाँ हैं। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। जो कुछ मैं कर रहा हूँ तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं। मेरी बीमारी कुछ नहीं है, बस यही परेशानियाँ हैं जिन्होंने मेरी सेहत ख़राब की है। मेरी आरजू है कि मेरी और उसके दरमियान समझौता हो जाए। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। चौधरी साहब की आवाज़ भर्रा गई। मैं अजीब सी उलझन में पड़ गया था। बड़े अनोखे वाक़यात थे उनके। पसे पर्दा क्या था मैं नहीं जानता था। लोग अपने घर की चारदीवारी के अंदर ऐसे मजबूत रिश्तों के साथ भी ऐसे अनोखे खेल खेलते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था। चौधरी साहब मुझसे मेरा फैसला पूछ रहे थे और मैं सोच में पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।